नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय एक बड़े ख़ास मेहमान हैं। ख़ास कहूं, कंट्रोवर्शियल कहूं या फिर जिन्हें विवादों में रहने की आदत है ये कहूं। मेरे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री। विवेक, स्वागत है आपका। आप जाने माने फिल्म मेकर हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में रहने की आदत हो गई है और फिर आपने टी शर्ट पर लिखा हुआ है नेवर अगेन। मतलब फिल्म दोबारा नहीं बनाएंगे? नहीं, देखिए ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसीलिए मैं ये पहन के घूम रहा हूँ। आपके लिए भी लाया हूँ एक टी शर्ट, आपको गिफ्ट करूँगा प्रोग्राम के बाद जी। ये नेवर अगेन चालू हुआ था होलोकॉस्ट के बाद, ज्यूज़ ने चालू किया था। और इसका मतलब है नेवर अगेन टू जेनोसाइड, नेवर अगेन टू कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन टू मैसेकर ऑफ पीपल, नेवर अगेन पहलगाम, नेवर अगेन कश्मीर जेनोसाइड, नेवर अगेन डायरेक्ट एक्शन डे, नेवर अगेन नोआखली जेनोसाइड, नेवर अगेन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड नेवर अगेन बैनिंग ऑफ अ ट्रेलर ऑफ एनी फिल्म मेकर। इसलिए ये जी, चलिए, तो मेरा पहला सवाल और स्पष्ट सवाल यही है कि सारी फाइल्स का पीछे आप ही क्यों पड़े हैं? सारा जिम्मा आपने क्यों उठा लिया है? चलिए, धन्यवाद। आपको अगर लगता है मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि मैं जिम्मा उठा सकता हूं, तो इसलिए उठाया है कि जब फाइलें, देखिए भारतीय सिस्टम में क्या है, फाइलें दबा दी जाती हैं, अंदर कर दी जाती हैं, फिर कोई एक अफसर आता है, वो कहता है इन फाइलों को निकालो जी। पर कुछ ऐसे तथ्य हैं हमारे इतिहास के जिनको डिज़ाइन तरीके से, विधिवत तरीके से जिनको दबाया छुपाया गया एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जनरेशन्स हैं, नई जनरेशन है, उसको सत्य तो पता होना चाहिए। भारत का विभाजन क्यों हुआ, किस कारण हुआ, विभाजन का कुरुक्षेत्र क्या था, ये किसी को नहीं पता है। आपके ऑफिस में इतने लोग बैठे हैं, अभी आप एक एक से पूछना चालू करिए, किसी को नहीं पता होगा। पार्टीशन का सत्य ही नहीं पता है किसी को। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी जी जी, अच्छा, आप सवाल पूछेंगे? नहीं, मैं आपसे जी जी, नहीं, हाँ, नहीं, पूछिए, मैं सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता हूँ। जी जी, पूछिए पूछिए। मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ। पहला ये बताइए, जब मैं कहता हूँ पार्टीशन, तो आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आती है, विजुअली क्या आता है आपके दिमाग में? क्योंकि मेरे परिवार ने पार्टीशन का दंश झेला है, इसलिए कहाँ के रहने वाले हैं? हम मूलतः तो पाकिस्तान सियालकोट के रहने वाले हैं। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, जो कि एक दर्दनाक हादसा था, 14 अगस्त को, अब हम विभाजन विभीषिका को कम से कम याद करते हैं, उस दर्द को, उस दंश को। और शायद मुझसे अगर कोई पूछेगा तो विभाजन क्या था? विभाजन कत्लेआम था। विभाजन में ट्रेनें कट के आई थी और किसी ने सुध नहीं ली थी। पंजाब के एरिया में दिख रहा है ना आपको? जी थी, बंगाल में भी हुआ था। हाँ, कुरुक्षेत्र बंगाल था, उसका कॉन्सिक्वेंस पंजाब था। बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जो उसका 3 बार विभाजन हुआ है। 1905 में हुआ पहले, उसके बाद 1947 में हुआ, और उसके बाद 1971 में कल्चरल डिवीजन हो गया, और आज चौथे डिवीजन की कगार पे बंगाल खड़ा है। वो कहते हैं कि आप नफरत का एजेंडा चला रहे हो, वो संघी और भाजपाई एजेंडा जो कि नफरत फैलाता है, और यहाँ पर लोग मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं और विवेक अग्निहोत्री नफरत को परोस के दे रहे हैं। अगर हुआ भी है तो याद करने की क्या ज़रूरत है? अब देखिए, कई तो मूर्खता भरी ओपिनियंस होती हैं, उनका मैं क्या जवाब दूँ? ओके, लेकिन अब चूंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जिम्मेदारी से पूछ रहे थे, जिम्मेदारी से जवाब देता हूँ कि ये नफ़रत तो मैंने नहीं क्रिएट की कश्मीर में। मेरे कारण तो नहीं कश्मीर में जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, मैं तो तब पढ़ता था कहीं पे। अभी जो मुर्शिदाबाद में हुआ तो मेरे कारण नहीं हुआ। बम्बई में जो ताज होटल पे हमला हुआ वो तो मैंने नहीं किया। ये सारा पंजाब में जो इतना टेररिज्म हुआ वो तो मेरे कारण नहीं हुआ। भारत का इतिहास जो दंगों, पार्टीशन क्या मैंने करवाया? तो ये मैंने तो नहीं करवाया। 70 साल तो उन्हीं लोगों की सरकार थी, रोक लेते। सबसे ज़्यादा दंगे, इतने लिस्ट है, आप गूगल में पढ़ लीजिए तो कम्युनल वायलेंस, ऐसा कोई महीना हफ्ता नहीं मिलेगा जब यहाँ दंगे नहीं होते हैं। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, जैसे आप रिपोर्टर हैं, जो हो रहा है समाज में आप दिखाते हैं, मैं स्टोरी टेलर हूँ, जो हुआ है मैं उसको दिखाता हूँ, और किसको क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये देखना मेरा काम नहीं। लेकिन एक चश्मा तो होता है ना विवेक जी, सबका एक चश्मा होता है देखने का। हाँ, मेरा चश्मा है। नहीं, आपका एक चश्मा है देखने का, तो वो कहते हैं वो चश्मा संघी है, वो भाजपाई संघ, वो राइट विंग से प्रेरित है। हाँ, तो राइट विंग होना क्या गुनाह है क्या? मेरे पिताजी जेल गए थे फ्रीडम के मूवमेंट में, गांधी जी भी तो राइट ही विंग थे, और क्या थे? गांधी जी देश के लिए तो लड़ रहे थे, नेशनलिस्ट तो थे। तो वो कौन से लेफ्टिस्ट थे? वो भी तो राइट विंग ही थे। विवेकानंद भी राइट विंग थे, तो क्या राइट विंग होना गुनाह है? मैं आपको बताता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हमेशा कहते हैं गांधी जी और नेहरू जी बहुत महान नेता थे, वाकई में महान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं। मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है गांधी जी के लिए और नेहरू जी के लिए, लेकिन वो फेल्ड लीडर्स थे। महात्मा गांधी फेल्ड लीडर थे? ऑफ कोर्स। आप मुझे, नेहरू जी भी, आप मुझे बताइए। महात्मा गांधी, चलिए आप नेहरू को फेल्ड लीडर मानते हैं, महात्मा गांधी भी फेल्ड लीडर थे? दोनों। क्योंकि कैसे? बता दो। जिन्ना ने गौर का ऐलान किया,
उसने कहा विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उसका मैं एक हिस्सा आपसे लेना चाहता हूँ, विभाजन करूंगा। जितने युद्ध होते हैं वो ज़मीन के लिए और रिसोर्सेज के लिए होते हैं, बताओ उसने कहा ये ज़मीन मैं आपसे ले लूँगा, ये रिसोर्सेज ले जी, लूँगा। जी। यहाँ तक कि तक्षशिला जो हमारी यूनिवर्सिटी थी विश्व की सबसे बड़ी, वो आज पाकिस्तान में है। जो 11 यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी थी उनमें से कितनी सारी तो आज बांग्लादेश में है। तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं तुम पे युद्ध करता हूँ। मैंने कहा अमीश जी मैं आपके घर का एक हिस्सा छीन लूँगा, या तो आपने कहा मालिक ले लीजिए, या आपने कहा मैं कोर्ट में जाऊँगा, या आपने कहा लेके दिखाओ। तो गांधी जी और नेहरू जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। हमने बराबरी से युद्ध लड़ा। युद्ध में हारा कौन? हारा कौन? पर नहीं हारा देश के सरकम नहीं, दूसरी तरफ से देखिए, मैं थोड़ा क्रिटिकल होकर सवाल पूछूंगा। जी। देश, अब दूसरी तरफ से एक जवाब आएगा इसका कि भाई उस समय सरकमस्टांसेस ऐसे थे। आप किसी भी कांग्रेस के वेटरन से पूछेंगे, कांग्रेस के नेता से पूछेंगे, सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि विभाजन करना पड़ा। लेकिन उस विभाजन को याद क्यों करना है? उस नुआखली को याद क्यों करना है? नहीं, उल्टा उस पंजाब को याद क्यों करना है? सवाल ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी बलिदान को भूलना क्यों? इतने बड़े बड़े बलिदान को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। आपके दादाजी ने अगर इतना बलिदान किया है आपको आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए, आपके पास ना उसका एल्बम है, ना आपको उसकी कहानी पता, आपके बच्चों को पता भी नहीं आपके दादाजी ने क्या किया। ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है या अपने बच्चों को ये बताना कि देखो बेटा तुम्हारे दादाजी ने कितना बड़ा बलिदान दिया है और आज जहाँ तुम हो उनकी बदौलत हो, और एंश्योर कि आइंदा कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि किसी को इतना बड़ा बलिदान देना पड़े। इसलिए अब तुम्हारे हाथ में बागडोर है, अब तुम अच्छे से चलाओ। क्या ज़्यादा बेटर है करना? अच्छा पुण्य किस में मिलेगा? दबाने में या बताने में? नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए, जो सत्य है उसको बताना चाहिए। लेकिन फिर मैं आता हूँ, एजेंडा देखकर बताया जाता है। बंगाल के चुनाव अब अगले साल होंगे, उससे पहले बंगाल फाइल्स आ रही है, और शायद ममता बनर्जी भी बड़ी चिंतित हैं इसको लेकर। वो लगभग 1 साल से चिंतित है आपकी फिल्म को लेकर। मैं एक पुरानी बाइट सुन रहा था उनकी, साल भर पुरानी। वो कह रही थी कि कुछ लोग आए थे जो कि नफरत फैलाने के एजेंडे के साथ आए हैं। उनका इशारा विवेक अग्निहोत्री पर था। आप अभी बंगाल भी गए तो देखिए ट्रेलर लॉन्च नहीं होने दिया। देखिए चिंता और शक की कोई दवाई नहीं होती है। जिसको चिंता करनी हो कर, उसे रोक नहीं सकते, जो शक करता है उसे कोई रोक नहीं सकते। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात करी, तो ऐसा कोई वक्त आप बताइए हिंदुस्तान में जब मैं फिल्म रिलीज़ कर सकूं जब कोई इलेक्शन ना हो रहा हो। अभी तो बिहार का हो रहा है, अभी का बंगाल का हो रहा है। बंगाल का अगर मुझे करना होता एजेंडा तो इतनी तो मैं अक्ल रखता हूँ कि फिर मैं जनवरी में रिलीज़ करता। अभी क्यों करता, इतना टाइम क्यों वेस्ट करता? आज इंटरनेट के ज़माने में लोग 10 सेकंड की रील तो याद नहीं रख सकते हैं, तो कौन याद रखेगा? ऐसा कुछ नहीं। और फिल्म में अगर इतनी ताकत है, अगर वो सोचता है कोई कि मेरी फिल्म से इलेक्शन चेंज हो सकते हैं, तो थैंक्स फॉर टेलिंग मी। अब अगली फिल्म जब बनाऊंगा तो इसी तरह से बनाऊंगा कि मैं कोई इलेक्शन खुद ही जीत लूं कहीं पे खड़ा होकर फिल्म बना के। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही यानी बहुत ही छोटा संकुचित विचारधारा है। लेकिन आपका ट्रेलर रिलीज नहीं हो पाया जी। आपको वहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध यानी शासन प्रशासन का विरोध। जी। क्या आपको लगता है कि जो कि लंबरदार हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, वो शांत रहे इस पूरे विषय को देखकर? हक सबको है, मैं ये मानता हूँ, आपको पूरा हक है अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाने का। देखिए कोई एक ग्रुप है, अगर वो फिल्म का विरोध करे या ट्रेलर को रोक दे या दंगा कर दे, वहाँ तो सरकारी कर रही है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जिसने भारत के संविधान की ओथ ली है कि मैं सिटीजन्स की फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करूंगी या करूंगा, वही जब आपका काम रोके, यानी अमीश जी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, जो लोग इतनी फ्री स्पीच की बातें करते हैं, जो लोग संविधान दिखा दिखा के बातें करते हैं, उनमें से एक आदमी को ये गलत भी नहीं लगा, बल्कि वो उसको सपोर्ट करते हैं। जिनके दादा दादियों ने, जो कहते हैं मेरे दादा दादियों ने देश के फ्रीडम मूवमेंट में इतना बड़ा बलिदान दिया है। आपका इशारा समझ रहा हूँ। जब मैं उनकी कहानी बता रहा हूँ तो उन लोगों को तो बल्कि मुझे सैल्यूट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो आप तो उनके नाना को फेल्ड लीडर बता रहे हैं। नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सबको पता है किसकी बात कर रहे हैं आप। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वो मेरे चाचा संविधान नहीं, आप पंडित नेहरू को फेल्ड लीडर बता रहे हैं। वो किसके नाना थे? नहीं, मेरे दिमाग में उनका नाम नहीं था। मैं नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं था, लेकिन मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। संविधान की कॉपी लेके कौन घूमता है? नहीं, मैं गांधी जी की बात कर रहा हूँ। उनके भी पोते हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद फ्रीडम फाइटर्स का बेटा हूँ, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये भारत के इतिहास में बनी हुई एक इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म है जो देश को जोड़ने का काम करेगी, जो लोगों के जिनने बलिदान दिए हैं उनके पेन, दर्द, दुख को हील करने का काम करेगी। इस फिल्म को कोई भी जो व्यक्ति भारतीय मानता है अपने आप को,
माँ भारती की इज्जत करता है, और जो बंगाली मानता है वो कभी बैन करने की सोच ही नहीं सकता। इसको सिर्फ वही बैन कर सकता है जो या तो मुस्लिम लीग का अनुयायी है या जो कि पाकिस्तान के चलिए मैं समर्थन आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या ममता बनर्जी को इस फिल्म को देखने के लिए आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे? मेरे पास उनका नंबर नहीं, मैंने एक दो और जर्नलिस्ट से बोला आपके पास है तो आप मुझे दीजिए, या आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं तो करिए। मैं चाहता हूँ कि उनको इतनी सद्बुद्धि हो, ईश्वर उनको ये रास्ता दिखाए कि इसको अगर उनने बैन करने की कोशिश की, जो कि की जा रही है, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। नहीं खोलिए तो मुंह, नहीं, यहाँ तो पर तो उनको क्योंकि बहुत यहाँ पुण्य पर हम मिलेगा। ये हम न्यूज़ रूम में हैं और न्यूज़ रूम के अंदर सब बातें खुल के ही होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जब आ रहा था आपके यहाँ, पहले अभी लिफ्ट से जब आया तो मेरे को फ़ोन आया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये कल मुझे कार में पता चला था, और अब भी मेरे को दूसरा फ़ोन आया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कह रहे हैं अगर फिल्म बंगाल में रिलीज़ होगी तो ये इतिहास कायम करेगी, इतना ऐतिहासिक बिजनेस करेगी, क्योंकि बंगाली हिंदू लोग आ के पूछ रहे थिएटर में कब आ रही है। आपको लगता है बंगाल में ये फिल्म रिलीज हो नहीं, पाएगी? नहीं, क्योंकि थिएटर बंगाल वाले के नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, बंगाल के मुख्यमंत्री इस फिल्म के खिलाफ हैं, और जब मुख्यमंत्री खिलाफ है, शासन खिलाफ है, प्रशासन खिलाफ है, तो कैसे फिल्म रिलीज हो जाएगी? पर क्यों कैसे खिलाफ हो सकते हैं? उनने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, ये फिल्म कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने अप्रूव की है, सीबीएफसी ने, इसको रोकना इलीगल है, गुनाह है। उनका चश्मा कहता है ये नफरत फैलाएगी फिल्म। मुर्शिदाबाद मैंने किया था क्या? मेरी फिल्म के कारण हुआ? नफरत मैंने फैलाई थी मुर्शिदाबाद में। आरजी कर का जो इंसिडेंट है, 1 साल बाद भी आज उसको जस्टिस नहीं मिली है, मैं कर रहा हूँ क्या? आप बंगाल में जाके तो देखिए क्या हालत है। क्यों 2 लोग अलग अलग डिवाइडेड हैं? क्यों हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके अलग हैं? क्या कारण है कि आज? अच्छा, ये तो देश में भी, यूपी में भी मुस्लिम इलाके हैं। हाँ, पर वहाँ सरकार मेरी फिल्म तो नहीं बैन कर रही है, वो थोड़ी मुझ पर ये चार्ज वहाँ तो योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो महाराष्ट्र में आपकी फिल्म थोड़ी बैन होगी, वहाँ फडणवीस की सरकार है। कर्नाटक की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। कश्मीर की तो कश्मीर में मुझे पसंद नहीं करते, कश्मीर की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। पंजाब में तो आप पार्टी की है, वो लोग तो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, वो भी नहीं बैन कर रहे हैं, तो बंगाल वाले क्यों कर रहे हैं? जी चलिए, क्योंकि अब न्यूज़ रूम में बात कर रहे हैं तो खुल के बात करते हैं। कभी आपको किसी बड़े नेता ने, विपक्ष के, बोला हो विवेक तुम क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हो? कभी बोला है? नाम मत लीजिए आप बेशक, बोला कि क्यों चक्कर में पड़े हो तुम? मुझे बहुत सारे नेताओं ने बोला है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे नेताओं ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला है, बहुत सारे बॉलीवुड वालों ने बोला है, बहुत सारे मीडिया वालों ने बोला है, बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो इश्तहार उतार के दरारें दिखानी पड़ेंगी। जब तक आप दरार दिखाएंगे नहीं, उसकी मरम्मत होगी नहीं। तो बॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं, तो बॉलीवुड में आप ही ने सारा रिस्क क्यों ले रखा है ऐसी फिल्म बनाने का? करण जौहर तो ऐसी फिल्म नहीं बनाता, नहीं, आदित्य चोपड़ा तो ऐसी फिल्म नहीं बनाता, साजिद नाडियावाला तो हाउसफुल 5 बनाता है, वो एंटरटेनमेंट बनाते हैं, वो सैयारा बनाते हैं। आपने कश्मीर फाइल्स बना दी, फिर अब आप ये फिल्म बना रहे हैं बंगाल फाइल्स। नहीं, ये तो बीच में एक और फाइल्स आई थी, उदयपुर फाइल्स, हालांकि वो आपकी नहीं थी। मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि किसी बढ़ई से बोले कि भाई तुम लोहार का काम क्यों नहीं करते हो। ये तो सबका स्पेशलाइजेशन है। देखिए, कोई आदमी सस्पेंस बनाने में एक्सपर्ट है, कोई डबल मीनिंग फिल्में बनाने में एक्सपर्ट है, कोई डार्क फिल्में, सबका। करण जौहर साहब रोमांटिक फिल्में बनाते हैं सुपरहिट, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं नेशनलिज्म वाली फिल्म भी बनाते हैं, शेरशाह भी बनाई उन्होंने। हाँ, प्रोड्यूस की उन्होंने, जी जी, बनाई नहीं है। तो मैं हिंदू हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बनाता हूँ। ये ट्रिलॉजी मैंने कई साल पहले अनाउंस की हुई थी, 2012 में अनाउंस की थी। तब कोई बीजेपी नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरी बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम 2010 की बनी हुई है, तब कोई सोच भी नहीं सकता था बीजेपी कभी पावर में आएगी। तो ये जिसको जो कहना है कहे। मैं हिंदू हिस्ट्री पे फिल्म बनाता हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, कोई सवाल नहीं उठाता। ज्यू हिस्ट्री पे बनती है, कोई सवाल नहीं उठाता। जैसे ही हिंदू हिस्ट्री का नाम आता है, लोग कहने लगते हैं अरे आप तो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो, आरएसएस का चला रहे हो। अच्छा, और बीजेपी और आरएसएस क्या गुनाह है क्या? वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है आरएसएस, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे देश पे वो लोगों की अभी सरकार है। आरएसएस पर आपका क्या कहना है एक लाइन के अंदर? मेरा एक तो आरएसएस को लेके जो मैंने समझा है, इतिहास जितना पढ़ा है, बहुत बड़ी भ्रांति ये फैलाई गई है कि इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं दिया। मैं हज़ारों लाखों लोग हैं जिनकी जानें, जिन लोगों को साहस मिला, जो लोग लड़ने के लिए तैयार थे, उनका ये बहुत बड़ा योगदान था। जी, क्योंकि आरएसएस की बात हो रही है, आरएसएस चीफ ने एक बयान दिया कि हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है इस देश के अंदर, जिसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से भी आई है। आपका क्या टेक है एज अ फिल्म मेकर? तो सही बात है, इसमें क्या विवाद हो सकता है? आपको लगता है हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है? ऑफ कोर्स, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, चलिए, भारतीय हिंदू लोग सब जगह हैं पूरे विश्व में। आप अमेरिका जाइए, मैं वहीं से आया अभी कुछ दिन पहले, या यूरोप जाइए, या आप जापान जाइए, या आप अफ्रीका जाइए, अफ्रीका चले जाइए,
अगर रात को किसी को कोई समस्या और गाड़ियाँ आ रही हैं और लिफ्ट लेनी है, सबसे अधिक सेफ लोग फील करते हैं हमारे देश के लोगों के साथ। क्यों करते हैं? तो उसमें तो मुसलमान भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, भारतीय मुसलमान हो सकता है। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हिंदू लिबरल है। हिंदू से अधिक लिबरल विश्व में कौन है, और इसी का प्राइस हम पे करते हैं। तो अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं समझता हूँ कौन क्या कर रहा है। अब मोहन भागवत जी नहीं कहते, अगर आप ये बात कहते तो भी मैं एग्री करता। ये बात तो मैं खुद ही कहता हूँ अपने भाषणों में। जी जी, राइट। चलिए अब आपकी फिल्म पे आते हैं। ये बंगाल फाइल्स का प्लॉट क्या है? हर फिल्म का प्लॉट होता है, तो इस फिल्म का प्लॉट क्या है? नुआखली प्लॉट है? इस फिल्म का मेन प्लॉट ये है कि वो क्या राजनीति थी, कौन सी वो खतरनाक राजनीति थी जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, नंबर 1 जी। और जिसमें ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्शन डे और नुआखली जेनोसाइड है हिंदुओं का। जबकि खड़े होकर ऐलान किया था जिन्ना और सुहरावर्दी ने कि 16 अगस्त 1946, तो 16 अगस्त रमज़ान का 8वां दिन है, तब रमज़ान का महीना चल रहा था। तो उन्होंने कहा 16 ये रमज़ान का 8वां दिन है जिस दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी, जब 313 मुसलमानों ने हज़ारों काफिरों की हत्या की थी। और इसलिए हमें जिहाद करने का आदेश अल्लाह ने दिया है, और इसलिए इतने हिंदुओं को मार दो कि मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है कलकत्ता में बढ़ जाए, ताकि कलकत्ता पाकिस्तान में चला जाए। उन्होंने किया। फिर गोपाल मुखर्जी जैसे लोग उठे 2 दिन के बाद, जब 40,000 हिंदू मर गए, तो उसके बाद ये लोग उठे, सबको यूनाइट किया गोपाल मुखर्जी ने, और फिर उन्होंने अपनी माँ बहनों की रक्षा करी। उस कारण सुहरावर्दी, उनको बुचर ऑफ बंगाल बोलते हैं, उनको ये रोकना पड़ा। पर उसके एवज में, उसके बदले में फिर उन्होंने नोआखली में जो जेनोसाइड किया है, उसके कारण महात्मा गांधी भी गए रोकने के लिए। महात्मा गांधी 6-7 महीने वहीं थे, आज़ादी हुई तो वहीं थे। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है न्यूयॉर्क टाइम्स में, सब इस मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर है। कागज पूरे लेके चलते हैं आप? इसलिए क्योंकि अब मैं कश्मीर फाइल जैसा नाइव नहीं हूँ, कोई पूछे तो मैं एक एक चीज़, एक एक पन्ना, एक एक डायलॉग आपके सामने रख सकता हूँ। तो गांधी जी का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा हिंदूज क्विट नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई, मतलब हिंदू, ये महात्मा गांधी ने बोला जी। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, हिंदुओं नोआखली छोड़ के भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये वो हार मान गए थे। तो ये जो 2 प्रसंग हुए, उसी संदर्भ में आपने बोला कि महात्मा गांधी भी एक हारे हुए नेता थे। बिल्कुल, तो उसी संदर्भ में बोला, नहीं तो रोक लेते ना, हिंदुओं को बचा लेते। नेता का काम क्या होता है? मेरी रक्षा करना। अगर मेरी रक्षा ही नहीं, लगभग आपके रिसर्च के मुताबिक कितने हिंदू नुआखली में तब मारे गए? 10-20 हज़ार। देखिए क्या है प्रॉब्लम उस वक्त, 10,000 या 20,000 बड़ा। देखिए 10,000 तो पेपर में छपा हुआ है, राइट, और थे भी वहाँ पे 40,000 मारे गए कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे पे। कलकत्ता में 40,000 हिंदू मारे। जी, और उतने ही हुगली में कूद के मर गए। और जो लोग सफाई करते थे वो भी मर गए। तो लाशें महीनों महीनों पड़ी रही और उनको गिद्ध और चील खाते रहे। उसकी सारी फोटोग्राफ्स हैं टाइम लाइफ मैगजीन की, और मैंने वही चित्रण किया अपनी फिल्म में। और क्यों लाशें सड़ रही थी? जो लोग चिता जलाते थे उनको भी मार डाला गया था। आपको आईजी जो हैं पुलिस के वहाँ थे उस वक्त में, जो उनका स्टेटमेंट है कि जो बुचर्स मार्केट होता है, मटन मार्केट होता है, वहाँ पे ट्रक आके रुका और कई सारी 100 महिलाएं नग्न अवस्था में, और उन सबको जहाँ पे बकरे लटकते हैं उन खूंटों से लटका दिया गया, उनकी लाशों की प्रदर्शनी कर दी गई। उनने लिखा, तब वो यंग थे 17-18 साल के, उन्होंने लिखा मैंने पहली बार किसी औरत को निवृत्त देखा था अपनी लाइफ में। सब मर गई थी औरतें, एक बच्चा के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो कोई उनने जाके देखा 2-3 महीने का बच्चा दूध पी रहा था माँ का, वो जिंदा था, वो मरा नहीं था। और उसको बचाने जब तक गए तब से ऊपर से गिद्ध ने आके उस बच्चे को उठा के ले गया। मैंने अपनी फिल्म में शूट करके अमेरिका में दिखाया, पर एक प्रेग्नेंट महिला मुझे मिली, वो थिएटर से बाहर आ गई, उन्होंने शी स्टार्टेड वॉमिटिंग के लिए, मैं नहीं देख सकती ये सीन। तो अब भी मैंने कल शाम को वो हटाया है, और कल फिर से सेंसर में अप्रूवल लिया उस हटाने के बाद, क्योंकि मैंने कहा ये गलत होगा दिखाना इतना दर्दनाक सीन। आप कल तो एडिट कर दिया आपने अपनी अभी सिर्फ उतना ही निकाल दिया। मैंने कहा कोई प्रेग्नेंट औरत देखें अच्छी बात नहीं, छोटे बच्चों को उसमें डाल दिया गया उबलते पानी के अंदर। इतना दर्दनाक इतिहास है, आप सुन के आप भी आश्चर्य कर रहे हो। कभी सुनी है आपने ऐसी घटनाएं? मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये बात है। आपने कभी आदमियों को ऐसे घोड़े बांध के 2 पार्ट में चिरवाया गया हो, आपने कभी सुना है? आप फिल्मों में देखा है। हाँ, तो इसमें आप असली में देखेंगे। मेरा अगला सवाल है, आपने अपनी फिल्म में एक बच्चे का नाम तैमूर रखा है जी, और तैमूर नाम पर तो आप पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं जी। मुझे गलत लगता है, मुझे ये गलत लगता है। इसलिए जिन लोगों ने हमें दंडित और खंडित किया है, जिनने हमारी बहू बहनों को लूटा है, यहाँ से उठा के ले गए हैं, जिनने तैमूर लंग, जानते हैं कौन था? तैमूर लंग जो है
उज़्बेकिस्तान से आया, वहाँ पे उसका मकबरा है, कभी जाइएगा देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल और सबसे रईस सल्तनत को जीता था, दिल्ली सल्तनत दिल्ली को। सल्तनत। एक रात में उसने 1 लाख घरों को जला दिया था, मारा था, बहू बेटियों को उठा के ले गया था, और जाते हुए पूरे रास्ते में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए गांव के गांव जलाते चली गई थी उनकी सेना। ऐसे आदमी के ऊपर नाम रखे हम लोग अपना, हिटलर का नाम रखता है रखा ही हुआ है अब। तो अब कई एक आपने तो ये पकड़ लिया सेलिब्रिटीज़ हैं, पर कितने और बच्चों के नाम तैमूर हैं देश में। नहीं रखना चाहिए, गलत बात है। जैसे स्टालिन, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्टालिन नाम है उनका, स्टालिन कोई रखता है आज की तारीख में नाम जिसने इतने लोगों को काटा मारा। ऐसे ही आप देखिए कलकत्ता में सुहरावर्दी एवेन्यू है जिसको बुचर ऑफ बंगाल बोलते हैं। मैं तो ममता बनर्जी जी की सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि उसका नाम गोपाल मुखर्जी नाम रखना चाहिए। जी, सोहरावर्दी, तैमूर। अब सैफ अली खान और करीना कपूर ने नाम रख दिया अपने बच्चे का तैमूर। उन्हें तो वो माँ बाप है, उनकी जो मर्जी है वो करें। मुझे तैमूर नाम से आपत्ति नहीं है, मुझे सिंबॉलिज्म जो है उसका, क्योंकि कितने लोग हैं जिनका दर्द होता है जिनको ये सुन के। अभी 15 अगस्त भी गई है, क्या आपको लगता है भारत के लिए एक अवेकनिंग मूवमेंट है? जिस तरह से, एक ये जनरलाइज सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह से टैरिफ का प्रेशर भारत पे पड़ रहा है, जिस तरह से ट्रम्प बयान दे रहे हैं, जिस तरह से इंडिया स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर रहा है, डू यू थिंक देयर इज अवेकनिंग मूवमेंट फॉर इंडिया राइट नाउ? देखिए भारत का इतिहास, आप पूरा भारत का इतिहास देखिए, जब जब भारत पे चुनौतियाँ आई हैं, भारत शिव की तरह से फिर से खड़ा हुआ है। और ये एक समुद्र मंथन चल रहा है पूरे विश्व में, और इसमें मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर हम शिव को मानते हैं, थोड़ा सा विष पीना पड़ेगा, लेकिन अंततः जीत हमारी होगी। जी, और क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से है, OTT प्लेटफॉर्म पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, डू यू एग्री विद इट? मेरा प्रॉब्लम ये है OTT चैनल्स के साथ, मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दूंगा। एक सबसे बड़ी OTT चैनल ने हमें बुलाया था कश्मीर फाइल्स के लिए, तो उन्होंने मुझसे बोला देखिए इस फिल्म में क्या है ना कि ये टेररिज्म दिखाया, और टेररिज्म जो है ये मुस्लिम टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, तो आप कहीं पे कुछ एक हिंदू टेररिज्म करके कुछ कर सकते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। कोट अनकोट उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी। मैं उठ के चले आए हम और पल्लवी जी वहाँ से। तो ये मतलब आपको बोला कि हिंदू टेररिज्म दिखा दो? हाँ, उसका जिक्र जब है ही नहीं तो दिखाएंगे कैसे? नहीं, पर बैलेंस कैसे किया जाएगा वरना? तो बैलेंस का मतलब थोड़ी झूठ दिखा देगा व्यक्ति। नहीं तो फिर चाहते हैं लोग, इतने साल से झूठी तो चल रहा है इस देश में। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने एक डेयरिंग काम किया है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। आपने एक डेयरिंग काम किया है, और मैं आपके लिए टी-शर्ट गिफ्ट में लाया हूँ। जी, नेवर अगेन। और अब मैं समझा कि ये नेवर अगेन के लिए नेवर अगेन। देखिए इसका लास्ट में वन वर्ड फॉर द व्यूअर्स, वन वर्ड बता देता हूँ कि कलकत्ता की सड़कों में, रेस्टोरेंट्स में और सब जगह पे लिखा हुआ था क्लब्स में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यानी उसमें भी हमें डॉग्स के नीचे रखा हुआ था, और ये उनने पकड़ा था मुस्लिम जो इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे, उनकी ये थ्योरी थी। मैं चाहता हूँ दुनिया में किसी की मजाल नहीं हो कभी कहने की डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब कहाँ किसी में दम है? भारत तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब किसी में कहाँ दम है भारत को रोकने का? मैं मानता हूँ एक हिंदू की जान ना जाए, एक भारतीय की जान ना जाए, पहलगाम कभी ना हो, नेवर अगेन पहलगाम, नेवर अगेन एनी कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन एनी मुर्शिदाबाद। ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। तो ये थे विवेक अग्निहोत्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।